नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह, अतिथि प्राध्यापक समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज के जो वीडियो लेक्चर का जो विषय है, भारत में समाज कार्य का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। भारत में प्राचीन काल, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही दुखी, निर्धन, निराश्रित, अपाहिज लोगों की सेवा करना समाज कार्य के रूप में विद्यमान था। और प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि भारत में समाज कार्य की जड़ें काफ़ी पुरानी थीं। इस संदर्भ में जैसे मजूमदार, मेहता, गोरे, राजाराम शास्त्री इत्यादि अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय साहित्य में समाज सुधार तथा बाद में समाज कार्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम तथा मराठा काल के साहित्य में भी समाज कल्याण संबंधी उल्लेख प्राप्त होते हैं। और विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने से भी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में समाज कल्याण संबंधी कार्यों की झलक मिलती है। और इसलिए यह कहा भी जाता है कि भारत में समाज कार्य की जड़ें काफ़ी प्राचीन हैं या पुरानी हैं। भारत में समाज कार्य के इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्हीं तीनों कालों के संदर्भ में हम भारत में समाज कार्य के इतिहास को समझेंगे। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्राचीन काल में से बहुत सारे ग्रंथ थे। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र को देखते हैं तो उसमें राजा और मंत्री के संबंधों और उस संदर्भ में जितने भी शासक हुए उन्होंने किस तरह से कल्याण कार्य किए। और इसी संदर्भ में हम जो भारत के महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय तत्कालीन समाज में समाज कार्य का बीजारोपण हो चुका था, समाज कल्याण संबंधी कार्य हो रहे थे। और जितने भी राजा थे वो धार्मिक प्रेरणा और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर समाज कार्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे थे, कल्याण संबंधी विभिन्न कार्य करवा रहे थे। और उस समय तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली थी जिसमें कि सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इस परिवार के मुखिया पे थी और लोगों को संयुक्त परिवार में आश्रय मिलता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी समाज कार्य अपने प्रारंभिक स्वरूप में था। और इसी संदर्भ में हम सामुदायिक जीवन काल की जब बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय में भी समाज कल्याण या समाज कार्य संबंधी कार्य किए जाते थे। जैसे देखें कि हम सिंधु सभ्यता के जो नगर विन्यास था और मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिला, उससे यही स्पष्ट होता है कि उस समय सामूहिक रूप से एक स्नानागार था जो सभी के लोगों के लिए खुला था और सभी लोग जाके वहाँ स्नान करते थे। और बहुत सारे खुदाई में आश्रय स्थल मिले हैं, सार्वजनिक तालाब मिले हैं, नहरें मिले, कुआं मिले हैं। ये स्पष्ट होता है कि उस समय भी निराश्रित लोगों के लिए समाज कल्याण संबंधी कार्य किए जाते थे। और इसी संदर्भ में हम वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो इस संदर्भ में राजाराम शास्त्री ने वैदिक काल की सामुदायिक और समाज की व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस व्यवस्था में समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था तथा इस काल में यज्ञ, हवन एवं दान का अधिक प्रचलन था। कहने का मतलब है कि वैदिक काल में भी जो राजा थे उन्होंने वो प्रजा को अपनी संतान के रूप में मानते थे और वो जन कल्याण संबंधी कार्यों में अपना योगदान दे रहे थे। इसी संदर्भ में हम बौद्ध काल और मौर्य काल में देखते हैं तो बौद्ध काल में ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए और आजीविकों के लिए बहुत सारी गुफाओं का निर्माण तत्कालीन शासकों ने किया था। और शिल्प संघ और बौद्ध संघों का निर्माण किया गया था। बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए गए थे जिसमें कि आजीविकों के लिए या जन कल्याण के संबंधी कार्य किए जा रहे थे, लोगों को रहने की व्यवस्था थी। और इस संदर्भ में इसी समय के जो बहुत सारे शासकों, जैसे हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो उसने जन कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कहीं ना कहीं समाज कल्याण और समाज कार्य से प्रेरित थे। अब हम आते हैं मध्यकाल में। जब हम मध्यकाल में समाज कार्य के इतिहास की बात करते हैं तो इस काल में समाज कल्याण संबंधी बहुत सारे कार्य भी किए गए और इस काल में समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी व्याप्त थी। मध्यकाल में हम समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ विकसित होने लगी थी, जैसे कि जात पात, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि। इसके साथ ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था को इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार चलाने का प्रयास किया गया तथा सामाजिक संस्थाओं में अत्यधिक आधुनिक परिवर्तन हुआ और अनेक कल्याणकारी कार्य भी किए गए। इस काल में धार्मिक प्रेरणा से लेकर, जैसे कि हम देखते हैं कि धार्मिक ऐसे शासक जो मुस्लिम शासक थे तो उन्होंने धार्मिक प्रेरणा से होकर जन कल्याण संबंधी कार्य किए। और इस्लाम की ज़कात एवं खैरात की जो अवधारणाएं थी जिससे कि लोगों को दान दिया जाता था या लोगों के जन कल्याण संबंधी कार्य किए जाते थे। और इस समय के जो शासक जैसे हम देखते हैं कि अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक जैसे मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए समाज कल्याण एवं समाज सुधार के कार्य
महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बरादरियों, मुसाफिर खानों, मदरसों, अस्पताल, सड़कें, नहरों इत्यादि का निर्माण करवाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी समाज कल्याण और समाज कार्य की जड़ें विकसित हो चुकी थी। बहुत सारे जन कल्याण संबंधी कार्य किए जा रहे थे जिससे कि लोगों की भलाई का कार्य हो रहा था। और अब हम आते हैं धार्मिक सुधार काल में। धार्मिक सुधार काल में हम देखते हैं कि 1780 में बंगाल में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की गई और धार्मिक प्रचारकों ने भारतीय जनता में यह प्रचार आरंभ कर दिया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से बाल विवाह, बहु विवाह, बालिकाओं की हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह संबंधी निषेध जैसे सुधारों में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में 19वीं शताब्दी के काल को भारत का नवजागरण काल कहा गया तथा राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक माना गया। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। ईसाई मिशनरियों द्वारा पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। और इस समय के जो समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, न्यायाधीश रानाडे, शशिप्रताप बनर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, पंडिता रमाबाई, श्रीमती एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और विभिन्न समाज सुधार संबंधी कार्य किए जिससे कहीं न कहीं सामाजिक कुरीतियां दूर हुई और सामाजिक और बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए। तो कहने का मतलब है जो प्राचीन काल का जो इतिहास रहा समाज कार्य का वो अपने विकसित स्वरूप में नहीं था, वो व्यवसायिक स्वरूप नहीं था, वो एक परंपरागत स्वरूप था जो कि कहीं ना कहीं समाज कल्याण और समाज कार्य की अवधारणा से प्रेरित था। और धर्मनिरपेक्ष सुधार काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। मार्कांडे भंडारकर, चिंतामणि चंद्रावरकर, नरेंद्र नाथ सेन इत्यादि व्यक्तियों ने समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान करना प्रारंभ किया। और 1880 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने संपूर्ण देश में लोगों को समाज सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे हुए समाज सेवियों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करने की आवश्यकता का अनुभव किया और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में शशिप्रताप बनर्जी ने भी विधवाओं के लिए एक गृह की स्थापना की जिसका अनुसरण करते हुए मुंबई, मद्रास इत्यादि नगरों में भी अनेक प्रकार के गृह स्थापित किए गए। इसी क्रम में प्रोफेसर डी के कर्वे ने भी 1896 में पुणे में एक विधवा गृह को स्थापित किया और 1904 में मुंबई के समाज सुधारकों के महत्व पर महिलाओं का विशेष सत्र आयोजित किया गया और यहीं पर उन बीजों का रोपण किया गया जो 20 साल बाद ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस के रूप में प्रस्फुटित हुआ। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि समाज सुधार या पुनर्जागरण काल में जो समाज सुधारक हुए उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने माध्यम से समाज कार्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। और इसी समाज सुधार के योगदान में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा कि जब महात्मा गांधी जी का अवतरण होता है, आते हैं मतलब समाज सुधार काल में, तो उन्होंने अपने विभिन्न आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय स्वज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने एक जन जागरूकता का अभियान छेड़ा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दिया। और समाज सुधार के क्षेत्र में जैसे उन्होंने स्त्री शिक्षा पे बल दिया, दलित उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और समता और समता, समानता, सामाजिक न्याय और ग्राम स्वराज जैसी अवधारणाओं पे बल दिया। उनका सर्वोदय सिद्धांत और 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम भी उल्लेखनीय था और न्यायधारिता के सिद्धांत के माध्यम से भी उन्होंने श्रमिकों की कार्यदशाओं के निर्धारण पे बात की। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने भी उस समय अपने तत्कालीन समाज में जो कुरीतियाँ थी या जो असमानता व्याप्त थी तो उस पर बल दिया। और इस तरह से जब हम आधुनिक काल में देखते हैं, आधुनिक काल में समाज कार्य का विकास क्या हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद कल्याणकारी राज की स्थापना पर बल दिया गया। जैसे और संविधान में प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया जिससे कि समता, समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई। और इसी संदर्भ में विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया जिनके माध्यम से सभी को सामाजिक न्याय या समानता देने की बात की गई। इस विभिन्न कानूनों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, हिंदी विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 और बगान अधिनियम 1951। तो इन कानूनों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1953 में समाज कल्याण विभाग एवं बोर्ड की स्थापना की गई जिसका कि प्रमुख उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा समाज कल्याण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देना तथा कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना था।
और इसी संदर्भ पंचवर्षीय 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। इस योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यों की नींव रखी गई और विभिन्न कल्याण संबंधी कार्य किए गए। और आधुनिक काल में ही हम समाज कार्य के संस्थानों की बात करते हैं तो जो सर्वप्रथम मुंबई में 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई। यही समाज कार्य का भारत में पहला इंस्टीट्यूशन था, जिसका बाद में नाम परिवर्तित कर दिया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रख दिया गया। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से भारत में समाज कार्य की शुरुआत होती है और इसके साथ ही भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में समाज कार्य एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ और इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया, जैसे कि BSW, MSW, MPhil, PhD। तो इस तरह से समाज कार्य की शिक्षा विभिन्न विद्यालयों में दी जाने लगी और इसके साथ ही समाज कार्य की शिक्षा को नियंत्रित और रेगुलेट करने के लिए कुछ बहुत सारे व्यावसायिक संगठन बनाए गए, जैसे NAPSI, नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्रिक सोशल वर्क। तो इस तरह से विभिन्न व्यावसायिक संगठन भी समाज कार्य के क्षेत्र में बनाए गए, जो कि समाज कार्य की शिक्षा को नियंत्रित करते हैं, उसका पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं और उसमें अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से भारत में जो समाज कार्य का प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक समाज कार्य का इतिहास था। जो प्राचीन काल में समाज कार्य का इतिहास था वो अपने प्रारंभिक स्वरूप में था, वो उसका व्यावसायिक रूप नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत में पहला इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुआ 1936 में, वो समाज कार्य का पहला इंस्टीट्यूट और वहीं से समाज कार्य विषय का भारत में प्रारंभ होता है। तो साथियों, ये हमने संक्षेप में समाज कार्य, भारत में समाज कार्य के इतिहास की चर्चा की और आगे के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि भारत में समाज कार्य शिक्षा का क्या इतिहास है और किस रूप में वो समाज कार्य शिक्षा भारत में प्रदान की जा रही है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि भारत में समाज कार्य का क्या इतिहास रहा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत में समाज कार्य शिक्षा का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। साथियों, भारत में जब हम समाज कार्य शिक्षा की बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत में समाज कार्य की शिक्षा का विकास काफ़ी देरी से हुआ और अन्य देशों की तुलना में भारत में अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के विपरीत यहाँ समाज कार्य एवं समाज कार्य शिक्षा का व्यवसाय के रूप में विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ है। भारत में समाज कार्य शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में प्रारंभ हुई, जो अनुभवी शिक्षकों और समाज सेवियों की देखरेख में दी जाती है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती रही है और आज भी भारत में विभिन्न संस्थानों में समाज कार्य एक विषय के रूप में प्रारंभ हो रहा है। और समाज कार्य द्वारा समाज कार्य एक शिक्षा के रूप में स्थापित समाज कार्य शैक्षिक संस्थान। भारत में जब हम समाज कार्य की शिक्षा की बात करते हैं तो जहाँ से समाज कार्य शिक्षा का बीजारोपण हुआ या प्रारंभ हुआ, तो इस संदर्भ में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले देखते हैं कि 1936 में मुंबई में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना होती है और यहीं से समाज कार्य शिक्षा का भारत में प्रादुर्भाव होता है और इस इंस्टीट्यूशन का बाद में नाम बदल के रख दिया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विभिन्न संस्थान जैसे गुजरात विद्यापीठ 1947 में स्थापित हुआ और समाज कार्य विभाग काशी विद्यापीठ 1947, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1948 और समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय 1949 में स्थापित हुआ। विभिन्न संस्थानों में समाज कार्य शिक्षा का प्रारंभ हुआ और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आगरा, नागपुर, उदयपुर, मद्रास, पटना, कोलकाता, मदुरई, धारवाड़, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, अमृतसर, श्रीनगर, जामिया मिलिया दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पटियाला, चित्रकूट, रीवा, बरेली, भोपाल, झांसी, जबलपुर, फैजाबाद इत्यादि स्थानों पर समाज कार्य संस्थाएं खुल गई हैं और इन संस्थानों में कहीं पर भी स्नातक तो कहीं पर स्नातकोत्तर PhD डीलिट तक की उपाधि समाज कार्य शिक्षा के रूप में प्रदान की जा रही है। और समाज कार्य की शिक्षा के विकास में हम समाज कार्य शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दूसरी जो समीक्षा समिति 1980 में गठित हुई थी, उसके रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया कि भारत में 1975 में समाज कार्य के 34 स्कूल या विभाग थे और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 21वीं शताब्दी के पहले कुछ वर्षों में भारत में समाज कार्य स्कूल या विभागों में अधिक वृद्धि देखी गई। कहने का मतलब है कि 21वीं शताब्दी के बाद से भारत के विभिन्न संस्थानों में समाज कार्य एक विषय के रूप में प्रारंभ हो गया था और
2004 के अंत तक यह अनुमान लगाया गया कि भारत में समाज कार्य के लगभग 200 स्कूल हैं, जिनमें से अधिकांशतः महाराष्ट्र राज्य में है और दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां अकेले नागपुर जिले में ही लगभग समाज कार्य के 25 शिक्षण संस्थान स्थापित हैं। और इसके साथ ही भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी दूर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भी समाज कार्य शिक्षा प्रदान की जाने लगी है, जिसमें कि स्नातक से लेकर पीएचडी तक की उपाधि समाज कार्य के विषय में प्रदान की जा रही है। जैसे समाज कार्य पेशेवर जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको डिस्टेंस के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। और संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम, समाज कार्य शिक्षा के रूप में जो विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम उस पर संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि समाज कार्य में स्नातक से लेकर डीलिट तक की उपाधि प्रदान की जा रही है। स्नातक के स्तर पे हम देखते हैं कि BSW बैचलर इन सोशल वर्क, और स्नातक स्तर पर मास्टर इन सोशल वर्क या मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और MPhil इन सोशल वर्क, PhD इन सोशल वर्क, यहाँ तक कि डीलिट तक की उपाधि समाज कार्य शिक्षा के रूप में प्रदान की जा रही है। और विभिन्न 1 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर डिप्लोमा और 6 मंथ डिप्लोमा कोर्सेज भी समाज कार्य शिक्षा के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। और समाज कार्य की शिक्षा को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए या इसकी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुछ व्यावसायिक संगठन बनाए गए हैं, जो कि प्रत्येक विषय के होते हैं, जिससे कि उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो भारत में भी विभिन्न संगठन स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि पहला जैसे ISPSW द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। यह भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्राचीनतम संघ है। इसका लक्ष्य समाज कार्य के विकास के लिए समाज को सशक्त करना है। इस सोसाइटी को पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क से नाम से जाना जाता था। यह 1970 में रांची के मनोचिकित्सा केंद्रीय संस्थान के समाज कार्य विभाग में स्थापित किया गया था। और इसके बाद ASSW एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इसकी स्थापना 1959 में बड़ौदा में हुई थी। समाज कार्य के सभी स्कूलों ने एक साथ सहयोग करके भारत में एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क का गठन किया, और यह संघ अपनी राज्य शाखाओं द्वारा कार्य कर रहा है। इसकी विभिन्न शाखाएं विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक है और इसलिए बहुत कम संस्थान इसके सदस्य हैं। इसके अलावा NAPSI NAPSW नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, यह भारत में सबसे बड़ा संगठन एसोसिएशन है सोशल वर्क की फील्ड में, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य समाज कार्य के क्षेत्र में समाज कार्य की शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो यह एक लाभ रहित गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है समाज कार्य के क्षेत्र में, जो समाज कार्य व्यवसाय के स्तर और स्थिति को संवर्धित करने के लिए समर्पित है। 9 दिसंबर 2005 को इस संघ को 1816 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया था और इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। इस राष्ट्रीय संघ में देश के समाज कार्य के विभिन्न पेशेवर जुड़े हुए हैं और इसकी सदस्यता ले रहे हैं। तो ये समाज कार्य के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा संगठन है। NAPSI बहुत बृहद स्तर पे भारत में काम कर रहा है। तो ये थे भारत समाज कार्य के विषय में स्थापित विभिन्न संगठन, जो कि समाज कार्य की शिक्षा के संवर्धन में अपना विकास योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा समाज कार्य की शिक्षा में विभिन्न नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ है। इसमें कि हम देखते हैं कि समाज कार्य का भारतीयकरण, इंडिजिनस सोशल वर्क, तो इसमें हम देखते हैं कि समाज कार्य जो विषय है भारत में अभी नवीन है। इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और समाज कार्य के विषय में जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो विभिन्न डिसिप्लिन से अडॉप्ट किया गया है। इसकी जो सिद्धांत हैं, वैल्यूज हैं, या ज़्यादातर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो विदेशों की पृष्ठभूमि है, लेकिन भारत में इस विषय का अपना क्या है, तो इसके लिए अभी बात चल रही है। तो इसके विषय में एक नया कंसेप्ट उभर के आया है, इंडिजिनस ऑफ सोशल वर्क, यानी कि समाज कार्य का भारतीयकरण के माध्यम से समाज कार्य का विकास किस तरह से हो सकेगा, इसका सिलेबस किस तरह से होगा, तो इस पर निरंतर बातचीत चल रही है। और समाज कार्य इंडिजिनस सोशल वर्क का एक कंसेप्ट उभर के सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो समाज कार्य के विभिन्न पेशेवर हैं, वो समाज कार्य शिक्षा को और अधिक संवर्धित करने के लिए, इसकी और अधिक प्रचार प्रसार के लिए, इसकी शिक्षा के विकास के लिए एक नेशनल काउंसिल की भी बात चल रही है, जो कि जिसके लिए निरंतर बैठकें हो रही हैं और विचार विमर्श चल रहा है, ताकि एक राष्ट्रीय स्तर की काउंसिल हो सोशल वर्क की, जिससे कि समाज कार्य शिक्षा का भारत में और अधिक से विकास हो सके और इसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो साथियों,
आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि भारत में समाज कार्य शिक्षा का विकास क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि भारत में समाज कार्य शिक्षा का जो विकास रहा है वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ा सा धीमा रहा है, और अभी भी भारत में समाज कार्य शिक्षा को वो पहचान या वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। लेकिन इसका विकास निरंतर जारी है और धीरे धीरे समाज कार्य अपने व्यवसाय के रूप में भारत में स्थापित हो रहा है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में समाज कार्य के विभाग खुल रहे हैं और समाज कार्य एक विषय के रूप में स्थापित हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि समाज कार्य अपने प्रारंभिक स्वरूप से लेकर आज आधुनिक स्वरूप में विकसित हो रहा है और समाज कार्य की शिक्षा भारत में बृहद स्तर पर प्रारंभ हो गई है और अभी भी इस विषय को और आगे इसका विकास होना है, जिसके लिए कि भारत में जो समाज कार्य के विभिन्न संगठन हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की वो प्रयासरत हैं, और जैसा कि नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वर्क की भी बात चल रही है जिसके माध्यम से समाज कार्य शिक्षा के विकास पे बल दिया जा रहा है। तो ये था भारत में समाज कार्य शिक्षा का विकास, जिसमें हमने जाना कि भारत में समाज कार्य शिक्षा का क्या विकास रहा है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारत में समाज कार्य शिक्षा के विकास को समझ में आया होगा।